लेट्स मूव टू द कैपिटल मार्केट्स। ओके, बैंकिंग हम लोग समझ लिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में क्या समझना है हम लोग को? अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का कुछ पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म में डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए 1 से साल से ज़्यादा का, यू कम टू द कैपिटल मार्केट। तो आप समझिए कि अगर आपको डेट में पैसा चाहिए, यू हैव द लो रिस्क। अब इक्विटी मार्केट जहाँ पे हाई रिस्क होगा। तो कैपिटल मार्केट इज बोथ ऑफ द कंप्राइजेस ऑफ द डेट मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर। ठीक है। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट है आपका शॉर्ट टर्म, अगर आपको पैसा चाहिए 1 साल तक के लिए, तो उसमें ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है। ठीक है। आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए है ट्रेजरी बिल, आपका सोवरन आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया फॉर द 91 days treasury bills. Okay, the commercial paper is the treasury bill equivalent for the commercial entities. Okay, कैपिटल मार्केट क्यों जरूरी है किसी नेशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ओके, जैसे कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी हो गया, एआई हो गया, इंफ्रा हो गया, दैट रिक्वायर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग्स। उसके लिए we require the capital market. The second thing is the long term finance. For the long term finance के लिए, for the 20-year bonds चाहिए, we need to raise equity, that we require the long term finance. The third thing is the common man can participate directly. So the democratization of the wealth happened in the capital market. So the fourth one is the true value of company. So the true value of company is founded in the capital market. Okay. एंड द फिफ्थ वन इज द कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए। ठीक है, सेबी रूल्स टू एक्सेस। तो सेविंग्स को अगर मोबिलाइज करना हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक्सेस करना हो, आपको अगर वेल्थ को डेमोक्रेटाइज करना हो, कंपनीज का ट्रू वैल्यू फाइंड करना हो, तो दैट इज फॉर द नीड ऑफ द कैपिटल मार्केट। ठीक है। अब मार्केट वैल्यूएशन को समझिए। मार्केट वैल्यूएशन क्या होता है कि किसी कंपनी का परसीव्ड वैल्यू कितना है, कि on the basis of the future, on the basis of the potential, on the basis of tech, we find out the market valuation of any company. मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि कितना आपका मार्केट वैल्यू है ऑफ योर आउटस्टैंडिंग शेयर। तो अगर टॉप जब मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो टॉप 100 कंपनीज है, दे आर दी लार्ज कैप कंपनीज। जो 101 से 250 कंपनी है, दे आर टॉप 150 जो कंपनीज है, देन they are the mid cap company, and after 250 plus they are the small cap companies. ठीक है। तो क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपको ये करना होगा। तो आपको सबसे पहले तो सीड फंडिंग लेना होगा, रेज मनी कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ एंजल इन्वेस्टर या आप किसी फ्रेंड फैमिली से। ठीक है। उसके बाद वी गो फॉर द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल के लिए वी गो फॉर द सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी फंडिंग। ठीक है। पैसा लेने के बाद पोस्ट मनी वैल्यूएशन होता है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखिए, पोस्ट मनी वैल्यूएशन है। उसके बाद आईपीओ इज द प्राइमरी मार्केट हेयर, सेबी रेगुलेट करेगा। आपको ड्राफ्ट, ट्रेड हियरिंग, प्रोस्पेक्ट फाइल करना होगा। देन वी हैव द एफपीओ, एडिशनल शेयर हम लोग अप्लाई करेंगे जैसे। ठीक है। सो तो प्राइस डिस्कवरी जो होगा, दैट मस्ट बी बैक्ड बाय द फंडामेंटल, नॉट जस्ट बाय द मार्केट सेंटीमेंट। ये चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इज अ मार्केट प्लेस फॉर सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। इसका कोर फंक्शन क्या है? पहला है प्राइस डिस्कवरी, कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर के हिसाब से आपका प्राइस पता चले, पहला काम ये है। दूसरा है शेयर को कैश में कन्वर्ट करना, द लिक्विडिटी। तीसरा है सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये एक स्टॉक एक्सचेंज का काम है। तो क्या क्या स्टॉक एक्सचेंज है? दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो ओल्डेस्ट है 1875 में, एनएससी जो 1992 में बना है पोस्ट हर्षद मेहता स्कीम। ठीक है। तो सेंसेक्स में आपका इसका बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, ये टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है सेंसेक्स। और निफ्टी 50 जो टॉप 50 एनएससी का जो कंपनीज है वो निफ्टी 50 है। ठीक है। तो बीएससी में सबसे ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है। एनएससी इज फॉर दी हाईटेक ट्रेडिंग के लिए एनएससी है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सबसे पहले एनएससी ही लाया था, और बीएससी बनियान ट्री के नीचे स्टार्ट हुआ था। ठीक है। क्या है? सबसे पहले ऑर्डर आप प्लेस करेंगे, मैच होगा। नाउ द क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो एनसीएल हो गया या आईसीसीएल हो गया,
ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपका T+1 सेटलमेंट करेगा, ठीक है। अब बहुत जन बोलेगा कि T+0 सेटलमेंट में क्या दिक्कत है। तो T+0 सेटलमेंट में इंसाइडर ट्रेडिंग का दिक्कत है, ठीक है। अगर किसी को कुछ पता है कि कुछ होने वाला है तो अ, तो आप ये कर सकते हैं। तो बिग डेटा चेक होता है, सेबी का खुद का एआई है, ठीक है। तो र्यूमर कैन क्रैश एनी स्टॉक इन सेकंड, तो वेरी इंस्टेंटली वोलेटाइल। हाँ, तो इसके लिए आपको जो सेबी का एआई है, वेरी मासिव सर्वर कैपेसिटी चाहिए, यूपीआई लाइक स्पीड चाहिए, ठीक है। तो इसमें इशू है डिजिटल डिवाइड वाला का। रूरल इन्वेस्टर कांट compete with the people with have the trading in hand, ओके। सो फीट ऑफ फाइनेंशियल डेमोक्रेसी है। तो नो सेटलमेंट गैप, इंडिया हैज empowered रिटेल इन्वेस्टर्स टू बी ऑन par with हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। या आप बोल सकते हैं कि वी अचीव द फाइनेंशियल डेमोक्रेसी, कि जब अगर हम लोग को जो अपना रिटेल इन्वेस्टर है वो हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह की तुरंत पैसा इधर उधर कर सकता है ये लोग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, कि डिजिटल डिवाइड है उसको हम लोग कम किए हैं, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ है, क्यों T+0 सेटलमेंट के पास दिक्कत है, र्यूमर का दिक्कत है। तुरंत आपको यूपीआई टाइप सर्वर चाहिए, यूपीआई टाइप स्पीड चाहिए तुरंत पैसा इधर उधर करने के लिए। इसके बाद आपको जीरो काउंटर पार्टी रिस्क है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले T+1 में क्यों आए, तो T+2 में क्या दिक्कत था। तो पहले मतलब हम लोग बढ़े हैं क्योंकि देर इज ए फ्री राइडिंग प्रॉब्लम और स्पेकुलेटिव बबल प्रॉब्लम। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या था कि मान लीजिए मंडे को हम मेरे अकाउंट में 10 लाख है मेरे अकाउंट में, बट हम 1 करोड़ का शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब ट्यूसडे को क्या हुआ कि इसका प्राइस राइज हो गया बाई 5%, ठीक है। तो हम क्या किए, हम शेयर को सेल कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब वेडनेसडे को जब सेटलमेंट डे है, आई ओनली रिसीव द डिफरेंस। तो ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया, ठीक है। तो ये आपका फ्री राइडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि T+2 सेटलमेंट जब हो रहा था, मतलब आपको आज हम शेयर खरीद लिए 1 करोड़ का, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है। कल वो शेयर 5% बढ़ गया तो हम उसको बेच दिए। तो जब सेटलमेंट डे होगा तो आई जस्ट नीड टू पे द डिफरेंस, ठीक है। तो हमको अब रिसीव मिलेगा, डिफरेंस रिसीव मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वेडनेसडे को तो हमको हाँ, तो इट क्रिएट एन आर्टिफिशियल डिमांड, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट स्क्वीजिंग या डिलीवरी डिफ़ॉल्ट। मान लो कि हम एक शेयर खरीदें, जो नेकेड शेयर सेलिंग बोलते हैं, कि हम ऐसा शेयर बेच दिए जिसके मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो अब सेल का प्राइस, अब हम क्या सोच रहे थे कि अभी हम बेच दिए, अब वो घटेगा तो खरीद लेंगे और उस प्राइस पे फिर सेटल कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने की जगह घट गया, ठीक है। प्राइस अब घटने की जगह बढ़ गया, तो अब हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो अब सेटलमेंट डे के दिन हम फेल हो जाएंगे डिलीवर करने को, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो T+0 क्या कर रहा है, ये जो एम्प्टी ब्रोकेड ट्रेडिंग है ये बंद हो जाएगा, पहला चीज़। इंस्टेंट ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा, दूसरा चीज़। तीसरा है रियल टाइम सर्विलेंस हो जाएगा कि कौन है अल्टीमेट बेनिफिशियरी, ठीक है। चौथा है कि प्रूफ ऑफ एसेट होगा, ठीक है। पांचवा है आपका एफपीओ को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि मनी आपका पाइपलाइन में स्टक नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें आपका रोल रेगुलेटर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो सबसे पहला है रेगुलेटर इसमें सीसीआई, क्लियरिंग हाउस। तो प्री ट्रेड वैलिडेशन और पोस्ट ट्रेड वैलिडेशन करना सीसीआई का काम है, ठीक है। क्योंकि बायर से सेलर के थ्रू क्लियरिंग हाउस के थ्रू जाता है, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, बैच प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। डायरेक्ट टू क्लाइंट पे आउट, तो सीसी इज दी डायरेक्ट पे मास्टर। तो गारंटर ऑफ योर एसेट है सीसीआई, क्लियरिंग हाउस ही आपको पे करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझिए। तो जो आपका पैसा ब्लॉक होता है वो ब्लॉक करने का काम भी आपका यही करेगा, सीसीआई ही करेगा। और बायर और सेलर के बीच में क्लियरिंग हाउस है जो कि ये जो सेटलमेंट होगा वो उसको गारंटी करवाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद है सेबी। सेबी इज़ नथिंग बट ए डेटा साइंस पावर हाउस। तो एक रेडार इनका टेक्नोलॉजी है।
So the radar technology, the AI tool है that scan millions of social media posts and influencer videos. So it will flag any kind of misleading claims, any kind of thing. ठीक है. दूसरा है प्रिडिक्टिव सर्विलेंस, क्या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये लोग प्रिडिक्ट करता है. ठीक है. तीसरा है T+0 इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सेबी का ही काम है. तीसरा है ब्रोकर. ब्रोकर एक्चुअली द एग्जीक्यूटर्स, अब उनका काम एग्जीक्यूटर से टेक पार्टनर्स में बन गया है. तो अब क्या है, बेसिकली उनको क्या करना है, दे मस्ट वाइट लिस्ट एवरी ऑटोमेटेड स्ट्रेटजी, एल्गो गेटकीपर्स. ठीक है. तो ये हो गया. इसके बाद ब्लैक लिस्ट नहीं है, इसमें वाइट लिस्टिंग करना पड़ता है आपको, समझ गए. एडवाइजरी विया एआई, सिस्टमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैसिव साइबर सिक्योरिटी एंड सर्वर बफर, आपको ये करना होगा. तो आप टेक पार्टनर्स बन गया है ब्रोकर. तो ब्रोकर एक्चुअली में करता क्या था ना, इन सेंसेक्स टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी नहीं. तो जो सेंसेक्स है वो आपका कॉर्पोरेट इकोनॉमी का पल्स पकड़ता है, ना कि पूरा इंडियन इकोनॉमी का. ठीक है. तो सेक्टोरल मिरर है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है, नेक्स्ट 6 मंथ्स का बताता है. ठीक है. वेल्थ इफेक्ट है कि मोर नेटवर्थ हुआ, मोर कंजम्पशन हुआ, मोर जीडीपी हुआ. ठीक है. अब हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि सेंसेक्स ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है इंडियन इकोनॉमी का, क्यों? जो 90% वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है. ठीक है. तो बस ये क्रीम ऑफ टॉप को मेजर करता है. ठीक है. सेंसेक्स आर मेकिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट, बट एक्चुअल में जो ग्रोथ हो रहा है के ग्रोथ हो रहा है. ठीक है. एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट करता है 15 से 18 जीडीपी को, हाफ पॉपुलेशन आपका वहाँ है, बट देर इज नो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मर इन सेंसेक्स. तो ट्रैक्टर कंपनीज है, बट वो रूरल डिस्ट्रेस को नहीं दिखाता, बैड मानसून को नहीं दिखाता. तीसरा चीज़ है कि इसका मार्केट कैप वेटेज बायस है. ठीक है. तो बैंकिंग सेक्टर का डोमिनेंस है, क्योंकि दे हैव द ह्यूज मार्केट कैप. ओके. तो ग्लोबल लोकल वो वाला भी इशू है आपका. ठीक है. तो सेंसेक्स आपका वो सही पिक्चर नहीं दिखाएगा. इसके बाद NSE 500 को समझिए. तो 95% ऑफ मार्केट कैप को ये इंडेक्स दिखाता है. इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप सब है. तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होगा NSE 500. ठीक है. अ, चलो सेंसेक्स वाला ये पॉइंट भी हम लोग समझ गए. सो FPI का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है सेंसेक्स में, इसको समझते हैं. हाँ. तो FPI काम करता है फ्री फ्लोट में. ठीक है. तो 20 से 25% शेयर विच आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग. इवन सेल ऑफ 2% कॉज प्राइस क्रैश. ठीक है. तो FPI मान लो इन्वेस्ट करता है डॉलर में. ठीक है. अब वो क्या करेगा, स्टॉक खरीदेगा रुपी में. ठीक है. देखो FPI में एक चीज दिक्कत क्या है ना, मान लो FPI इन्वेस्ट किया होगा इंडिया में कभी, तो अब FPI को निकालना है यहाँ से. तो FPI क्या करेगा कि अपना जो स्टॉक्स है जो कि रुपी में है उसको सेल करेगा, तो उसके पास रुपया आ गया. अब उस रुपी से वो डॉलर बाई करेगा. अब जब डॉलर बाई किया तो एक्चुअल में क्या होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ा. डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपी डिप्रिसिएट हो जाएगा, ये चीज़ समझ लो. ठीक है. तो $1 जो पहले 60 का मिल रहा था, $1 अब 90 का मिलेगा. ठीक है. दूसरा चीज़. तीसरा है सेल इंडिया एंड बाय AI. सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को सेल करना होगा. इन्वेस्ट इन TSMC एंड सैमसंग टू कैच AI हार्डवेयर बूम. ठीक है. पहला है PE रेशियो. PE रेशियो क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. तो दैट इज द PE रेशियो. PE रेशियो क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, कि मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. PE रेशियो. ठीक है. तो अगर हाई PE रेशियो है किसी का, तो इट मीन्स यू हैव द ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, क्वालिटी एंड स्कार्सिटी. FPI एग्जिट कॉज बिकॉज PE इज हायर देन 10 years एवरेज. ठीक है. मतलब मार्क पी रेशियो क्या हो गया, मार्केट प्राइस जो है शेयर का और जो अर्निंग हो रहा है पर शेयर उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है. ठीक है. हाउ FPI फुल ऑफ 1.58 लाख करोड़ बट सेंसेक्स निफ्टी गेन ऑफ 7-8%. तो इसको हम लोग को बोलना होगा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग. जो हम लोग इक्विटी जो SIP में किए थे, तो दे टर्न द इंडियन मिडिल क्लास इनटू परमानेंट पिलर ऑफ मार्केट. ठीक है. तो ये लॉन्ग टर्म मनी है. तो जो
DII है, डायरेक्ट इन्वेस्ट, DII क्या होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, ओके, इनका जो इन्वेस्टमेंट है 7.13 लाख करोड़ का रहा है। ठीक है, तो दे आर लेस रिएक्टिव टू वोलेटिलिटी। सो एफपीआई जैसे एग्जिट कर जाता है बट एसआईपी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, आरबीआई और गवर्नमेंट को पॉलिसी ऑटोनॉमी मिल रहा है। ठीक है, दे कैन मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंडियाज नीड, नॉट ऑन द फॉरेन सेल ऑफ। ठीक है, ये चीज़ आपको आपको समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए एफपीआई का इन्फ्लुएंस कैसे सेंसेक्स पे पड़ेगा। अब डेरिवेटिव्स पे आते हैं। डेरिवेटिव क्या है? हाँ, डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन। अपना उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दे आर डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स। सो फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट है कोई, उससे वो अपना वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है, तो अगर आप समझिए तो आपको इसमें तीन चार चीज समझना होगा डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कि क्या होता है फॉरवर्ड। तो ओपन द ऑन द काउंटर में, आपको एक्सचेंज में नहीं, ओवर द काउंटर में आपको सेल करना होगा। मतलब कि हम और तुम आए, दो लोग, हम बोलेंगे भैया हम आज को अपना फॉरवर्ड आपको सेल कर रहे हैं और फ्यूचर डेट में आपको हम खरीद लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि एक्सचेंज पे नहीं हो रहा है फॉरवर्ड, तो बहुत ज़्यादा हायर रिस्क है कि सामने वाला पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पहला चीज़। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इज़ द नथिंग बट द स्टैंडर्डाइज्ड वर्ज़न ऑफ फॉरवर्ड। इसमें जो एनएसई और बीएसई है, ट्रेड का गारंटी ले रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कम रिस्क है। बट ये जो फ्यूचर है अपना वैल्यू किसी इंडेक्स से ले रहा होगा। ठीक है, दैट वाज इक्वल डेरिवेटिव्स। इसके बाद हम लोग को समझना होगा ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है? मतलब आपके पास यू हैव द राइट बट यू हैव नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्वैप? स्वैप इज एक्सचेंजिंग द कैश फ्लोज। सो वी आर एक्सचेंजिंग द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर द फिक्स्ड वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेजिंग क्या होता है। हेजिंग मतलब सील्ड होता है कि आप किसी का रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं, सो यू आर हैंड ऑफ द रिस्क टू समवन सो दैट यू वांट टू फोकस ऑन द प्रोडक्टिव जॉब, तो उसको हम लोग हेज कर रहे हैं। मान लो कि आज को एक फार्मर आया, वो बोला कि भैया हमको टेंशन है बाद में प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं कि हम अपना जो आलू है बेचेंगे 2500 रुपया पर क्विंटल। आज को उसके लिए हम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। ठीक है, पहला चीज तो हेज कर लिया हम अपना। ठीक है, दूसरा है स्पेकुलेशन। ठीक है, आप गोल्ड का फ्यूचर खरीद लिए। अब देखिए इसमें स्पेकुलेशन में दिक्कत क्या है ना, आप या तो हेज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, या जो डेरिवेटिव्स में ये चीज है कि आप फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, जब आप फ्यूचर खरीद रहे हैं कि एक्चुअल में आपके पास अभी कोई गोल्ड नहीं है बट आप ट्रेड कर चुके हैं। ठीक है, तो वेरी रिस्की है। ठीक है, तीसरा है आर्बिट्रेज। तो जो आपका आज का कैश मार्केट है और जो फ्यूचर मार्केट है उसका जो डिफरेंस है, उसको आप उससे फायदा कमाए, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। ठीक है, तो सेबी का रिपोर्ट है कि भैया 99 दो में से एक 10 आदमी में से 9 आदमी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नुकसान कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लेवरेज ट्रैप। ठीक है, अब देखिए दिक्कत कहाँ है, आप समझिए ऑप्शंस में दो ऑप्शन है। ठीक है, तो फ्यूचर्स और ऑप्शन में अंतर समझ गए ना। फ्यूचर में है कि भैया हम खरीदेंगे ऑन द फ्यूचर डेट, दिस इज द थिंग। ठीक है, फॉरवर्ड ही स्टैंडर्डाइज वर्जन फ्यूचर। ऑप्शंस क्या है? एक इसमें दो टाइप का ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल मतलब क्या हुआ कि आई हैव द राइट टू बाय एट द फिक्स्ड प्राइस बट आई हैव नॉट ऑब्लिगेशन टू डू सो। ठीक है, जैसे कि मान लो आ, हम ठीक है कि आज को हमको लग रहा है कि कार का प्राइस जो है ना 600 रुपया चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, एक कार का एक ऑप्शन ले लिए कि हम भाई इस कार को हम 500 रुपया में खरीदेंगे और उसके लिए हम कुछ प्रीमियम दिए। ठीक है, तो अगर कार का प्राइस बढ़ गया एक्चुअल में 600 रुपया, तो हम क्या करेंगे कि हम 100 रुपया उसको, फिर मेरे पास तो हम बेच सकते हैं ना फ्यूचर में, तो उसको हम बेच देंगे और 100 रुपया कमा लेंगे। अगर नहीं किया तो ये 20 रुपया लॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या हो गया, कॉल में आप तब कमाइएगा जब प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगा तो यू हैव द राइट टू बाय। कॉल में क्या है, वापस बुलाओ, यू हैव द राइट टू बाय एट अ फिक्स्ड प्राइस। तो फिक्स्ड प्राइस को क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। तो किस स्ट्राइक प्राइस में आप खरीदिएगा, दैट इज द कॉल ऑप्शन। यू हैव द राइट टू बाय एट फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, तो कॉल हुआ बुलिश और पुट हुआ बेयरिश।
तो आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे, तो कॉल हुआ बुल, पुट हुआ बियर। पुट ऑप्शन क्या है कि आई हैव द राइट टू सेल एन एसेट एट ए फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि भैया मेरे पास क्या है कि हम इसको 500 रुपये में बेचना चाहते हैं, पर हमको लग रहा है कि गिरेगा, ठीक है। तो जब गिरने वाला मार्केट होगा ना, तो आप पुट लगाइएगा, और जब उठने वाला मार्केट होगा तो कॉल लगाइएगा। कॉल में आप बाय कीजिएगा, पुट में आप सेल कीजिएगा, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि भैया हम सेल करना चाहते हैं 500 रुपया में, तो आपको लगेगा कि ये गिर के 300 हो जाएगा, उस समय हम 500 में बेच देंगे, ठीक है। हाँ, तो बेसिक वही है कि आप एक पुट ऑप्शन खरीदें कि भैया हम इसको 500 में बेचेंगे, पर आपको लग रहा था वो गिरेगा, वो गिर गया, तो आप उसको अभी भी 500 में बेच सकते हैं, ठीक है। अगर वो 700 में चल गया, तो आप उसको सेल नहीं कर पाइएगा, नहीं सेल कीजिएगा, कौन ही सेल करेगा, कोई नहीं खरीदेगा आपका, ठीक है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इज ए बाइंडिंग प्रॉमिस, सो बोथ आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लीट ट्रेड एट प्री सेट प्राइस ऑन ए स्पेसिफिक डेट, दिस इज द फ्यूचर, सो ओके। और उसमें फ्यूचर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि दे आर सेटल्ड डेली, तो ताकि मैसिव डिफ़ॉल्ट ना हो एंड में, ठीक है। और स्वैप क्या होता है? मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो वो इंटरेस्ट रेट स्वैप कर सकता है। जैसे कि मान लो हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 8% का लोन लिए, हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लिए, तो हमको लग रहा है ये घटेगा, ये इसको लगेगा ये बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे का इंटरेस्ट रेट स्वैप कर लिया, तो इंटरेस्ट रेट भी स्वैप हो सकता है, करेंसी भी स्वैप हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को समझना है पार्टिसिपेटरी नोट क्या है। तो पार्टिसिपेटरी नोट है नथिंग बट एन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब अ, आपको कोई भी जो एफपीआई है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, वो ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए कर सकता है। मान लीजिए कोई अमेरिका में कोई बंदा है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो कैसे करेगा? वो कॉन्टेक्ट करेगा गोल्डमैन सैक्स को कि भैया गोल्डमैन सैक्स, हम इंडिया में अपना सेबी में रजिस्टर रजिस्टर नहीं करना चाह रहे हैं, हम तुमको दे दे रहे हैं पैसा, तुम क्या करो, जाके रिलायंस का शेयर खरीद लो। तो गोल्डमैन सैक्स रिलायंस का शेयर खरीदेगा, गोल्डमैन सैक्स पार्टिसिपेटरी नोट इशू कर देगा इस बंदा को, और ये एक डेरिवेटिव है ऑन द बेस ऑफशोर डेरिवेटिव है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बट इसमें इशू है कि एनोनिमिटी है, राउंड ट्रिपिंग हो जाता है कभी कभी, ब्लैक मनी हवाला के थ्रू गया और आप उसको वाइट कर लिए पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू, ठीक है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पार्टिसिपेटरी नोट मनी इज ए हॉट मनी, इसको आप समझना होगा। तो सेबी के लिए अब कुछ कुछ गाइडलाइन है पार्टिसिपेटरी नोट के लिए, तो आपको बताना होगा, अगर एक थ्रेशोल्ड पार हो जाएगा तो कौन है इसका ऑनर, एफपीआई को बताना होगा कि पार्टिसिपेटरी नोट होल्डर्स को भी केवाईसी कराना होगा एज रेगुलर एफपीआई, ठीक है। ये भी समझना होगा। और गिफ्ट सिटी अल्टरनेटिव है कि आप भैया एफपीआई क्यों कर रहे हैं, आ जाइए आप यहाँ पे, ईज ऑफ एंट्री है, आपको अच्छा ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशन मिलेगा, आप यहाँ के इन्वेस्ट कीजिए जो आप एफपीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2007 में पार्टिसिपेटरी नोट को सक्सेस मिला था, बट 2025 में ये 2% हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग गिफ्ट सिटी ये सबको फॉर्मलाइज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को ब्लॉक नहीं करना है पैसा, हम लोग को जानना है कि पैसा कहाँ से आया है, ठीक है। इसके बाद है एडीआर और जीडीआर टेक्निक, ये आपका कैपिटल मार्केट का है। अ, जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, अब मान लीजिए वो था कि फॉरेन आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, अब इंडियन कंपनी जो है वो कैपिटल रेज करना चाहती है फॉरेन कंपनी में जाके, ठीक है, कैपिटल रेज करना चाहती है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब मान लो इन्फोसिस का जो शेयर है वो एसबीआई को दे दिया। अब एसबीआई क्या करेगा, जे किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर ना करना विथआउट, इन्फोसिस नहीं चाहता है कि हम फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करें, बट वहाँ से पैसा उठा लें, तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन से डील करेंगे, लाइक एसबीआई, एसबीआई अपना डील करेगा विद जेपी मॉर्गन। अब जेपी मॉर्गन क्या करेगा, एडीआर इशू करेगा, एनुअल द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब उसके बदले में जो इन्वेस्टर्स होंगे जेपी मॉर्गन को डॉलर देगा, और वो इंडिया में फिर पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो एडीआर जीडीआर ये हुआ। तो ये हम लोग समझ गए कैपिटल मार्केट को, ठीक है, जिसमें हम लोग इक्विटी खरीदेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डेट मार्केट में। तो डेट मार्केट में गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने का, ट्रेजरी बिल लेने का। कॉर्पोरेट के पास है कि बॉन्ड लेगा, डिवेंचर्स लेगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स के पास, इन्वेस्टर कौन कौन होगा, बैंक होगा, इंश्योरेंस कंपनी होगा, रिटेल इन्वेस्टर होगा। तो डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेटरल, ठीक है। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर इज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस उसके उसके उसमें कोई कोलेटरल नहीं है, ठीक है।
इट रिलाइज ऑन फुल फेथ ऑन, तो नॉन सिक्योर्ड लोन्स को ही डिबेंचर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कन्वर्टिबल होता है, कुछ कुछ बॉन्ड्स की इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद। एक कुछ कुछ होता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होता है जो कि कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। परपेचुअल होता है कि इसका कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं है, आपको इंटरेस्ट फॉर एवर। 81 बॉन्ड जो था वो आपका परपेचुअल है, ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट और डेट मार्केट क्यों जरूरी है? इंफ्रा फंडिंग के लिए जरूरी है, बैंक पे प्रेशर कम होगा, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जल्दी दिखता है इन बॉन्ड मार्केट कंपेयर टू आपका मनी मार्केट में, ठीक है। तो आप समझिए कि डेब्ट मार्केट इंडिया का 17% है जीडीपी का, जबकि यूएसए का 120% है जीडीपी का, ठीक है। अब जेपी मॉर्गन का इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में हम लोग आ गए हैं, तो ग्लोबल फंड इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया में इनटू इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपको ये समझना होगा। तो इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भी काम है, तो जैसे CRISIL है, ICRA है, केयर है, इंडिया रेटिंग है, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भी सेबी ये संभालता है। तो ICRA, तो इसमें AAA रेटिंग है, AA, BBB, BB ऐसे ऐसे रेटिंग मिलता है। तो इंडिया में इशू क्या है कि कंपनी ही पे करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को टू रेट इट। तो IL&FS क्राइसिस हुआ था 2018 में, ये चीज़ आपको देखना होगा। सेवी रिफॉर्म्स है कि पहला है कि रेटिंग सेंसिटिविटी, यू नीड टू मेंशन द इवेंट, ठीक है। क्या क्या है, आपको सिर्फ रेटिंग घटाना नहीं है अपना मन से। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे भी ये कंट्रोल किया है कि भैया आप अपना मन से रेटिंग मत घटाइए, आप बताइएगा कि इवेंट की कब घटना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना होगा। इसके बाद आपको बताते रहना होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है डिफ़ॉल्टिंग का, ठीक है। डिस्क्लोजर इन्हांस करना होगा, मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस करना होगा, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का है। क्रेडिट रेटिंग आर ओपिनियन, दे आर नॉट गारंटी। सो शिफ्ट फ्रॉम सब्जेक्टिव ग्रेडिंग से डेटा ड्रिवन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बॉन्ड मार्केट में हम लोग आ रहे हैं, तो करंट यील्ड क्या है कि जो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, ये आपका यील्ड होता है, ठीक है। यील्ड क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय प्राइस। तो इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा और बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस घटेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है? यूएस फेड जो है वो रेट कट किया। अब रेट कट हुआ, इंटरेस्ट रेट कट हुआ, तो इससे क्या होगा? बॉन्ड यील्ड घटेगा, बॉन्ड प्राइस गिरेगा। तो जो कैपिटल गेन होगा जो कि बैंक उसको होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट कि भैया कोई फेड रेट कट किया तो क्यों मेरा बॉन्ड प्राइस आज बढ़ जाएगा, इसका लॉजिक ये है कि मान लो आज को मेरा 100 रुपये वाला बॉन्ड है, ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट में है, ठीक है। यूएस फेड जो है अपना रेट कट किया। अब उससे क्या होगा कि जो अब नया बॉन्ड इशू होगा वो, पहले मान लो हम 10% देते थे इंटरेस्ट, अब वो 5% पे आएगा क्योंकि फेड रेट कट हो गया है। अब बॉन्ड यील्ड क्योंकि डिक्रीज हो गया है, तो जो एग्जिस्टिंग है जो कि ज़्यादा बॉन्ड प्राइस दे रहा है उसका बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए वो बॉन्ड, वो सब उन सारे बॉन्ड्स का कैपिटल गेन होगा, ठीक है। इसके बाद देयर इज ए यील्ड कर्व। तो आपको समझना होगा पहला क्या है, नॉर्मल, फ्लैट और इन्वर्टेड। तो हाँ, नॉर्मल यील्ड कर्व क्या है कि हाई यील्ड है फॉर ए लॉन्ग टर्म बॉन्ड बिकॉज देयर इज मोर रिस्क ओवर 20 years। So economy will grow, inflation will moderate, interest rate will rise in future, ठीक है। तो भैया तीन चीज है आपको समझना है कि एक आपका फ्लैट है कि जो आपका शॉर्ट टर्म में यील्ड मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में यील्ड मिल रहा है। तो ये ग्राफ किसका है? ये यील्ड और आपका मेच्योरिटी का ग्राफ है। तो अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड को भी और लॉन्ग टर्म बॉन्ड को भी सेम यील्ड मिल रहा है, तो आप समझिए कि अभी जो इकोनॉमी है ग्रोथ से स्लो डाउन में ट्रांजिशन कर रहा है। तो गुड गुड क्या है? सो गुड यील्ड कर्व इज लाइक अपवर्ड स्लोपिंग, कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसको ज़्यादा यील्ड मिलना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उसको कम यील्ड मिलना चाहिए। इसका मतलब कि आपका जो इकोनॉमी है सही ग्रो कर रहा है। कभी कभी बेटा ये उल्टा हो जाता है,
इसका मतलब है कि जो आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड है वो ज़्यादा यील्ड ऑफर कर रहा है कंपेयर टू योर लॉन्ग टर्म यील्ड। इसका मतलब क्या है कि पीपल आर टू मच was speaking for the future that they are investing in a long term bond very lower yield, कि they are expecting crash in the near future। ठीक है। अब yield बेसिकली क्या है? yield इज नथिंग बट कि आप कितना इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। इसलिए हम लोग बोलते हैं बॉन्ड yield इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है। yield इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। बट जो मार्केट प्राइस है बॉन्ड का, इट इज वेरी सेंसिटिव। ठीक है। अगर बॉन्ड अपना इन्वेस्टमेंट ग्रेड लूज कर जाता है तो उसका बॉन्ड प्राइस चेंज हो जाएगा। ठीक है। और मेनी इंस्टीट्यूशंस दे आर लीगली फोर्स्ड टू सेल इट इमीडिएटली। ठीक है। तो अगर मार्केट प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा टू अट्रैक्ट द न्यू बायर्स। ये आपको समझ के रखिए। ठीक है। अ, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये चीज जो बताना चाह रहा है कि मान लीजिए गवर्नमेंट का बॉन्ड कोई नहीं खरीद रहा भैया, और गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमको पैसा चाहिए बट हमको ज्यादा, या तो वो मार्केट रेट पे करेगा, मार्केट रेट बहुत ज्यादा है, तो अब क्या करेगा? क्योंकि प्रीवियस बॉन्ड का यील्ड बहुत ज्यादा है तो ठीक है, अब यील्ड ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड प्राइस एट लो। सिंपल सा बात है कि जो आपका लोअर प्राइस वाला बॉन्ड जो पहले से मार्केट में है जो कि हाई यील्ड दे रहा है, ठीक है, अब आपको उससे हायर प्राइस में बॉन्ड इशू करना है। अब हायर प्राइस में बॉन्ड इशू कीजिएगा तो क्या होगा? पहला बात कि कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि उससे कम वाला बॉन्ड है, तो आपको बॉन्ड यील्ड बढ़ा के देना होगा, तो बॉन्ड प्राइस घटाना होगा। बट हम नहीं चाहते ऐसा, तो हम आरबीआई क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत वो सारा बॉन्ड को खरीद लेगा, पुराना वाला। ठीक है। अब पुराना वाला सारा बॉन्ड खरीदा रहा है तो मार्केट से वही डिमांड घट जाएगा तो उसका बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अब उसका ही बॉन्ड, पहला बात है, जो पहला हायर बॉन्ड यील्ड इशू कर रहा था वो बॉन्ड यील्ड उसका घट जाएगा। ठीक है। अब गवर्नमेंट हायर बॉन्ड प्राइस पे बॉन्ड इशू कर सकता है और बोरोइंग कॉस्ट गवर्नमेंट का घट जाएगा। ठीक है। हाई यील्ड क्या है? कंपेंसेशन फॉर हाई रिस्क। ठीक है। तो सेम चीज है आपका, एफपीआई वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन बन रहा है कि कैसे यील्ड कर्व हमको बताता है फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी। मान लीजिए इकोनॉमी में आने वाला है रिसेशन, तो कैसे काम करेगा? तो हम लोग जैसे समझे हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में यील्ड कर्व जो है आपका ऐसा ही रहेगा। जो आपका थोड़ा सा स्टीप रहेगा, स्टीप नहीं रहेगा, मतलब बोलिए तो पैराबोला टाइप से रहेगा, कि जो आपका जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा छोटा यील्ड देगा और जो लॉन्ग टर्म है वो ज़्यादा यील्ड देगा। ठीक है। ये होना भी चाहिए, टाइम प्रीमियम है पहला चीज़। अब मान लो सबको पता चल गया कि भैया रिसेशन आने वाला है, आरबीआई जो है रेट कट करने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीद लेते हैं। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो होगा उसका बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा और उसका बॉन्ड यील्ड घट जाएगा। ठीक है। अब जब ग्राफ जो है ना आपका थोड़ा थोड़ा ऐसे होने लगेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसा होने लगेगा। ठीक है। तो अब आरबीआई सही में रेट कट कर देगा। ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म पे तो तुरंत इम्पैक्ट आएगा कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड प्राइस है वो घट जाएगा। ठीक है। तो बॉन्ड प्राइस तो उनका जो बॉन्ड प्राइस, तो अब क्या होगा? तो अब देखिए बेसिकली क्या होगा कि अब मान लो आरबीआई सही में रेट कट कर दिया, तो जो शॉर्ट टर्म है वो तो तुरंत उसका बॉन्ड यील्ड ये हो जाएगा। क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो क्या उसका क्या होना चाहिए आइडियली? इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बॉन्ड यील्ड घटना चाहिए। बॉन्ड यील्ड घटना चाहिए मतलब बॉन्ड प्राइस बढ़ना चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म है उसका बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म है उसका थोड़ा देर तक स्टिकी रहेगा या उसका भी बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। अब आपको ज़्यादा यील्ड ऑफर करना होगा। ठीक है। ज़्यादा यील्ड ऑफर करना होगा तो अब जो बोरोइंग होगा वो महंगा हो जाएगा। बेसिक आप ये समझिए। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। हाँ। अब समझिए कि अब फिर से इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है तो अब लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे कि जो हाई यील्ड वाला बॉन्ड है उस पे ही सारा पैसा लगा देते हैं। तो अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे सब पैसे लगाने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि बॉन्ड प्राइस फिर बढ़ेगा और बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होगा देन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ रिसेशन वार्निंग है। तो ये आपका यूरोप और यूएस में हो गया था ऐसा। ठीक है। इंडियन कर्व अभी नॉर्मल है
कि इंडिया में भी बिलीव है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एक बार फिर से रीइटरेट कर देते हैं कि बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट में क्या है। तो सिंपल दिमाग में फॉर्मूला रखना है, इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। सिंपल समझो। कभी मान लो आज को कोई बॉन्ड है जो 10% का यील्ड दे रहा है, ठीक है, मार्केट में ये है, तो इंटरेस्ट रेट और यील्ड को सेम समझो कि 10% का इंटरेस्ट आज को बॉन्ड ए ऑफर कर रहा है। मान लो रेपो रेट भी बढ़ गया। अब रेपो रेट बढ़ा, इसका मतलब क्या है? अब रेपो रेट के बढ़ने से अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या होगा? यील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है ना? यील्ड बढ़ना चाहिए। यील्ड कैसे बढ़ेगा? अब बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? मान लो जो को जो बॉन्ड आज को 10% का यील्ड ऑफर कर रहा था, ठीक है, अब रेपो रेट बढ़ गया। अब आपको मार्केट से लोन चाहिए तो आप 10% पे लोन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 12% पे तो बैंक ही लोन दे रहा है। तो आपको भी अपना यील्ड बढ़ाना होगा, 12% पे लोन देना होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, जो आपका एग्जिस्टिंग 10% वाला लोन है, या तो पहला है कि आप 12% वाला लोन इशू कीजिएगा, दूसरा है जो 10% वाला लोन है उसको घटाइएगा उसका बॉन्ड प्राइस। ये पहला चीज। यही चीज हो रहा है वहां भी, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ठीक है। हाँ, तो लॉन्ग टर्म वाले में आपको बस ये समझ लेना है कि जो लॉन्ग टर्म वाला ना यील्ड कर्व आप जब देखिएगा तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पे ज़्यादा आपका हायर परसेंटेज या हायर बॉन्ड यील्ड ऑफर करता है। ओके, दिस इज द थिंग। और लोग क्या करेंगे ना, जब इंटरेस्ट रेट ऐसा कट होगा, अब मान लो इंटरेस्ट रेट कट हो गया, अब इंटरेस्ट रेट कट हो गया तो क्या होगा? यील्ड भी घटेगा। यील्ड घटेगा मतलब बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अब आने वाला जो नया बॉन्ड होगा वो सब कोई, मान लो पहले 10% ऑफर हो रहा था, वो 5% ऑफर करेगा। तो क्यों कोई 5% वाला खरीदेगा? तो सब आपका 10% वाला पे पैसा लगाएगा स्पीड से। तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो 10% वाला है उसका बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। अब वो बॉन्ड प्राइस बढ़ गया तो अब वो भी अल्टीमेटली 5% ही ऑफर करेगा, क्योंकि उसका बॉन्ड यील्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा 5% से। तो घुमा फिरा के बात सेम हो जाएगा। बट दिक्कत कब आएगा ना, कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है वो स्टिकी है, कि हाँ भाई वो अभी 10% ही ऑफर कर रहा है नेचुरल ग्रोथ में या रिसेशन का इंडिकेशन में। बट मान लो कभी ऐसा समय आएगा कि अब सबको लगेगा कि भाई ये जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है तो गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, अब उसमें मजा नहीं आ रहा है। अब मान लो एक ऐसा समय आ गया कि जो शॉर्ट टर्म का जो यील्ड है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का जो यील्ड है वो लॉन्ग टर्म का यील्ड से ज्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करेंगे कि सब सोचेंगे कि तो भैया गिरेगा मार्केट, अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा लगा देते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म में दबा के लोग पैसा लगा देगा, वो देखो इसी कारण से हुआ है कि जब आपका शॉर्ट टर्म यील्ड पे भरोसा टूट गया कि भैया ये तो गिरते जा रहा है, तो हम लोग जो लॉन्ग टर्म स्टेबल है उस पे लगाते, तो उसका भी बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, उसका भी यील्ड इन लोग घटा देगा, ठीक है। तो एक समय जब ऐसा आ जाएगा कि जो लॉन्ग टर्म यील्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आपका जो शॉर्ट टर्म यील्ड है वो ज़्यादा हो जाएगा लॉन्ग टर्म यील्ड से, ठीक है। क्योंकि कोई अपना शॉर्ट टर्म यील्ड में पैसा नहीं लगा रहा है, इसलिए आपका शॉर्ट टर्म यील्ड ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ये चीज़ समझो। ये बस क्लियर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दिमाग खोल के रखना है तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब वाटरफॉल मैकेनिज्म है फॉर पेमेंट ऑन रिकवरी। तो पहला है नॉर्मल डेट, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट डेब्ट, और तीसरा होता है प्रीफर्ड डेब्ट, ठीक है। सो प्रीफर्ड डेब्ट क्या होता है? जो कि नॉर्मल डेब्ट से पहले चुकाया जाता है, दे आर द प्रीफर्ड डेब्ट। उसके बाद नॉर्मल डेब्ट चुकाया जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट डेब्ट, ठीक है। अगर बैंक अपना टायर टू कैपिटल से लोन दिया है, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिस्की है, तो वो आपका सबऑर्डिनेट डेब्ट है, ठीक है। अगर टायर वन कैपिटल से अगर आपको लोन मिला है तो दैट इज़ योर, ठीक है, सीनियर अनसिक्योर्ड डेब्ट। तो नॉर्मल डेब्ट जो हो गया आपका अनसिक्योर्ड डेब्ट हो गया, तो क्योंकि इसके पास अभी कोलेटरल नहीं है, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड डेट हम लोग समझ गए हैं। तो अनसिक्योर्ड डेट के पीछे कोई कोलेटरल नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस ये लोग को मिलेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेटेड डेब्ट मतलब कि जो नॉर्मल डेब्ट है उसको सीनियर डेब्ट बोलते हैं, कि जूनियर डेब्ट टू सबऑर्डिनेटेड डिवेंचर इज एन अनसिक्योर्ड लोन और बॉन्ड। ये भी अनसिक्योर्ड लोन है दैट रैंक्स बिलो द सीनियर डेब्ट इन प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट इफ ए बोरोवर डिफॉल्ट। सो
because it only repaid after all senior debts are reset settled, it carries higher risk for investors, usually offering higher interest rate to compensate. ठीक है, तो आपको अगर सबऑर्डिनेट डेट मिल रहा है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको आपको सबऑर्डिनेट डेट कोई आपको पैसा ले रहा है तो सबऑर्डिनेट डेट में तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा, नॉर्मल डेट कम ऑफर करेगा, प्रीफर्ड डेट आपको और कम ऑफर करेगा। ठीक है, नाउ कम टू ट्रेजरी बिल्स एंड द कमर्शियल पेपर। तो ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल इशू करेगा हाई रेटेड कॉर्पोरेट जो है ब्लू चिप कंपनीज जिसको बोलते हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज का ट्रेजरी बिल इशू होता है। सॉवरेन गारंटी है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये डिस्काउंट पे इशू होता है, लो यील्ड होता है इसका। ठीक है, डिस्काउंट पे इशू होता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर आपका 7 दिन से 1 साल का होता है। ठीक है, हायर रिस्क होता है इसका, अनसिक्योर्ड बेस्ड ऑन रेटिंग। ठीक है, और रिसेंटली सीन सर्च बिकॉज इंडियन कॉर्पोरेट्स आर अवॉइडेड हाई इंटरेस्ट बैंक लोन्स। तो कमर्शियल पेपर का बढ़ने लगा है क्रेज। ठीक है, हाँ, तो रिस्क फ्री बेंचमार्क है आपका, एक बेंचमार्क भी है ट्रेजरी बिल कि ट्रेजरी बिल कितना इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, प्लस द रिस्क प्रीमियम इज द अदर बेंचमार्क्स फॉर ऑल द अदर बॉन्ड मार्केट। ठीक है, अब किसी भी कंपनी का ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आपका एंजल इन्वेस्टर आएगा सीड फेज के समय। तो एंजल इन्वेस्टर्स आर द वेल्दी इंडिविजुअल्स हु ओन द मनी। सो एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है उनका। उसके बाद आता है वेंचर कैपिटल, आपका ग्रोथ फेज में आएंगे। ठीक है, सीरीज ए, सीरीज बी। ठीक है, ये ज़्यादा ब्रॉड सीट मांगते हैं, दे वांट ऑपरेशनल कंट्रोल। उसके बाद आएगा आपका प्राइवेट इक्विटी, वो लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट इक्विटी आता है। ठीक है, वो इफिशियंसी लाता है। ठीक है, तो एंजल फंडेड सब कैटेगरी ऑफ एआईएफ। तो एआईएफ क्या होता है? एंजल फंड जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर आता है। ठीक है, तो एंजल टैक्स कंट्रोवर्सी क्या है? ठीक है, अगर आईटी एक्ट में स्टार्टअप, ठीक है, तो बेसिकली एंजल टैक्स क्या होता है कि मान लो कोई स्टार्टअप है, कोई शेयर इशू किया, किसी इन्वेस्टर से पैसा लिया, देन द प्राइस हायर देन इज फेयर मार्केट वैल्यू। तो जो एक्सेस अमाउंट स्टार्टअप अर्न करेगा उस इनकम पे ये लोग 30.9% का टैक्स लगाता है। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि जो सेल कंपनी था जो कि प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग स्टार्टअप हैं, और वो रेज कर रहा था हाई मनी, और उस मनी को फिर गलत जगह यूज हो रहा था। ठीक है, तो इस वजह से ये हुआ, बट इसका एवोल्यूशन हो गया है, एंजल टैक्स का एवोल्यूशन हो गया है आपका 2025 का बजट में कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ग्लोबल कैपिटल आने के लिए, जो रिवर्स फ्लिपिंग के लिए जो इंडियन स्टार्टअप चला गया बाहर, उसको ये करने के लिए। ठीक है, अब सप्लाई साइड से क्या रिफॉर्म है कि जो इक्विटी है कॉस्ट का, उसको हम लोग को रिफॉर्मर्स के लिए ये करना है। तो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट से प्रिजम्पशन ऑफ इनोवेशन का हमको ये है आपका स्टैंस है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज लाइक द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड में आपको समझना होगा कि एक यूनिट का क्या प्राइस है म्यूचुअल फंड का, दैट इज द नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्लोज होता है उसका हर एक दिन, आपका आपका नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में एक एक्टिव मैनेजमेंट होता है। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट मार्केट को बीट करना चाहता है। ठीक है, इसका एक एंट्री एग्जिट फीस होता है। तो यू आर बाइंग यूनिट फ्रॉम योर एएमसी। ठीक है, ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ होता है द बास्केट ऑफ सिक्योरिटी जो कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रेड करता है, टेक टेक होगा। ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की तरह ट्रेड होगा, वो मार्केट को मिमिक करेगा। ठीक है, जो एक्सपेंस रेशियो है ऑफ ईटीएफ इज लोअर देन एमएफ, म्यूचुअल फंड से कम होता है ईटीएफ का। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि जो एनुअल फी चार्ज होता है म्यूचुअल फंड जो चार्ज करता है, ईटीएफ पे चार्ज करता है, तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है इंडियन इकोनॉमी में कि अब हम लोग फिजिकल सेविंग नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग फाइनेंशियल सेविंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो 2025 में जो एसआईपी का इनफ्लो है वो 25,000 करोड़ पर मंथ है। ठीक है, तो ये मार्केट स्ट्रेंथनिंग हुआ है। ठीक है, सो एक है भारत ईटीएफ।
तो भारत ईटीएफ है, ये डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए है। इसमें क्या हुआ कि 22 पीएसयू को एक ईटीएफ में बंडल करके पब्लिक को सेल किया जा रहा है, ठीक है, भारत ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ है आपका, पेपर गोल्ड, ठीक है, गोल्ड से इंडेक्स कर दिया, उससे पैसा आपका यहाँ ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, वो गोल्ड प्राइस से उसको इंडेक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब बैंक का इंस्ट्रूमेंट समझिए कि बैंक कैसे कैसे फंडिंग ले सकता है। तो सबसे पहले कॉल मनी। कॉल मनी हुआ कि आपको ओवरनाइट पैसा चाहिए एक दिन के लिए, तो कॉल मनी हो गया। नोटिस मनी हुआ, आपको 2 से 14 दिन के लिए पैसा चाहिए तो, और टर्म मनी हुआ, आपको 15 दिन से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए तो टर्म मनी हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये अनसेक्योर्ड लोन है, ये ट्रस्ट पे काम कर रहा है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव्स, प्राइमरी डीलर्स, ये सब आपस में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इंटरेस्ट है इसी को बोलते हैं कॉल रेट, ठीक है। तो कॉल रेट जितना रेपो के करीब होगा, दैट इज़ दी हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, उतना अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या समझना है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी समझना है, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। आ, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये एक आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये नेगोशिएबल है, डीमैट में आपका हो जाएगा। ये बैंक आपको इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट अर्निंग सेविंग्स अकाउंट है, दैट होल्ड्स ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड, ठीक है। तो अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ठीक है, 7 दिन से 1 साल तक का आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। 5 लाख मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। सारा ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक में है। तो जो आपका आरआरबी हो गया, आपका जो लोकल एरिया बैंक है, दे कैन नॉट इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी डिपॉजिट इशू कर सकता है, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब भी। तो ये लोग पर 1 साल से 3 साल का कर सकता है, ये लोग 7 दिन से 1 साल का कर सकता है, ठीक है। दोनों ही 5 लाख मिनिमम है, ठीक है। तो कमर्शियल जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल है, ठीक है। बैंक लोन दे सकता है अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और आपका बिना मैच्योरिटी से पहले बायबैक नहीं है, ठीक है। मान लो लोन डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट डिपॉजिट ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को लेके लोन दे सकते हैं, ठीक है। मतलब लोन डिमांड ज़्यादा है बट डिपॉजिट ग्रोथ कम है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आरबीआई का रोल क्या है कि जो डब्ल्यूएसीआर है, जिसको हम लोग कॉल रेट बोल रहे हैं, उसको आपको रखना है नियर टू रेपो रेट। अदरवाइज आपको क्या बोलते हैं, मनी इंजेक्ट करना होगा, ठीक है, समझ गए। और फिक्स डिपॉजिट जो है रिटेल टूल है फॉर बैंक्स, ये भी आप समझ के रखिए, ठीक है। वो लोग ट्रेड कर सकता है आपस में, ठीक है। इसके बाद समझो कि आपका ये सी ए बी एल ओ, सी बी एल ओ क्या होता है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये भी, कि हाँ, तो सी बी एल ओ जो है आपका ज़्यादा मनी हैंडल करता है देन द कॉल मनी से, ठीक है। ये सी सी आई एल और आपका और आर बी आई के द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि आपको बोरो कर सकते हैं या आप फंड लेंड कर सकते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बाय प्रोवाइडिंग कोलेट्रल, ठीक है। सीबीएलओ हो गया एक ये। सो नॉन बैंक एंटिटीज कैन लेंड देयर सरप्लस कैश सेफली बिकॉज एवरी लोन इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय सीसीआईएल। तो आरबीआई क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है सीबीएलओ को विथ मॉडर्न वर्जन ऑफ ट्रेप्स। ट्रेप्स क्या है, ट्रेप्स इज नथिंग बट ट्राई पार्टी रिपो। इसमें कौन कौन 3 पार्टी है, तो एक जगह आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ट्राई पार्टी रिपो। तो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, कॉर्पोरेट्स, ये सब अपना सरप्लस ट्रेप्स रेट पे ये कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीबीएलओ में आप समझ, सीबीएलओ ट्रेप्स में आपको बेसिक आपको ये समझना है कि इसमें मैनेज कर रहा है सीसीआईएल, ठीक है। सीसीआईएल है क्या, सीसीआईएल एक बार देख लेते हैं सीसीआईएल क्या है। ये जो क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सीसीआईएल का इंस्ट्रूमेंट है। और आपको ये समझना होगा जो ये सीबीएलओ है,
या जो सी ये ज़्यादा मनी हैंडल करता है कंपेयर टू योर कोल मनी मार्केट से, ठीक है। जो आपका कोल मनी मार्केट है उससे ज़्यादा पैसा हैंडल कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म है, पहला चीज़ ये समझना है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? जो 1 साल से कम वाला इंस्ट्रूमेंट है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ करता है। तो अब ट्रैप्स आ गया, तो अब इसको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, कॉर्पोरेट्स ये सब यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट एंड लेंड बोरो और लेंड मनी बाय यूजिंग देयर सरप्लस कैश। और उनका सरप्लस कैश भी सेफ रहेगा क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। हाँ, अब शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में क्या है? तो आप सो देयर इज ए यू कैन से जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन में क्या होता है कि आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पे दिया जाएगा और फिर से रीपरचेज किया जाएगा फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो आपका जो ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका ये। एक होता है आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो कैश मैनेजमेंट बिल्स जो होता है ना वो ट्रेजरी बिल की जैसे ही होता है, बट देयर ड्यूरेशन 91 डेज से कम होता है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल हम लोग जानते हैं 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसमें सिंप्लिसिटी है, इसमें कोई री इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं है, लिक्विडिटी है, लिक्विड रिसोर्सेज है, ठीक है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म जीरो कूपन बोर्ड भी इशू हो सकता है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिकैपिटलाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। जैसे हम लोग समझ पा रहे हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मसाला बॉन्ड का। मसाला बॉन्ड हुआ कि भैया हमको चाहिए पैसा फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। ऑफशोर मार्केट में होगा, बट इंडियन डोमिनेटेड होगा। मतलब मेरे पास क्या होगा कि कोई इन्वेस्टर है, वो 1 करोड़ का डॉलर अपना हम लोग का मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। बट जब उसको पैसा मिलेगा ना वो रुपी इक्विवेलेंट मिलेगा ऑन द मैच्योरिटी। ये चीज़ आपको समझ के रखिए, ठीक है। तो इसमें करेंसी रिस्क है। मान लीजिए आज को कोई इन्वेस्टर $100 इन्वेस्ट किया, ठीक है। और उसको तो जब हमको देना है, मन $100 इन्वेस्ट किया तो उसको ₹800 देना था, बट अब वो हम लोग का डिप्रिसिएट हो गया। तो करेंसी रिस्क इसमें रहता है मसाला बॉन्ड में, ठीक है। नीचे समझिए। तो डॉलर बॉन्ड हुआ कि इसमें जो इशूअर है बियर रिस्क करेगा ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी डिप्रिसिएशन, अगर डॉलर बॉन्ड है। तो मसाला बॉन्ड में कि इन्वेस्टर बियर रिसोर्स लॉस बियर करेगा जब रूपी डिप्रिसिएट होगा, ठीक है। प्रोटेक्ट इंडियन बोरोवर्स, ठीक है। देखिए स्कीम क्या है जो आपका मसाला बॉन्ड और डॉलर बॉन्ड में दिक्कत है। डॉलर बॉन्ड में आप समझिए कि जो बॉन्ड इशू कर रहा है उसको दिक्कत होगा अगर करेंसी डिप्रिसिएट हुआ, कैसे। डॉलर बॉन्ड में आपको हमको रिटर्न करना डॉलर में ही। तो मान लीजिए आज को हम $100 का बॉन्ड इशू किए, कोई इन्वेस्टर हमको $100 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम अब हमको रिटर्न करना है $100 ही, हम अपना देश में रुपी में कमाए जो किए। बट अब मान लो मेरा 1 डॉलर 80 का था, 1 डॉलर 90 का हो गया। अब दिक्कत किसको होगा? तो जो $100 हमको इंडिया में उस समय जब हमको इन्वेस्ट हुआ था तो हमको 80,000 का पड़ा था, अब हमको उसको 90,000 रिटर्न करना है, ठीक है। तो नुकसान किसको हुआ? जो इशूअर है हमको हुआ। बट मसाला बॉन्ड में क्या होता है कि आई नीड टू, बिकॉज दिस आर इन्वेस्टेड इन, जो डॉलर इन्वेस्ट हुआ, जैसे कि मान लो हमको रिटर्न करना है रूपी डिनोमिनेशन में। मान लो हम 1 करोड़ का या 1 लाख का बॉन्ड इशू किए, तो कोई विदेशी आएगा, ही इन्वेस्ट इन डॉलर, ओके, ही इन्वेस्ट इन डॉलर ओनली। बट जो ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वापस जो आप रिटर्न कीजिएगा वो रुपीस में डिनोमिनेटेड में कीजिएगा। मत लीजिए कैसे, इससे आपका जो अ, ये है ना इन्वेस्टर, वो प्रोटेक्टेड रहता है। इन्वेस्टर कैसे प्रोटेक्ट रहेगा? इन्वेस्टर को लॉस होगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम इन्वेस्टर हैं, हम 1 लाख रुपया का डॉलर आपको दिए आज को, ठीक है। तो अब अगर 1 लाख रुपया का डॉलर अगर 80 रुपया करके डॉलर है तो हम $1250 इन्वेस्ट कर दिए। बट हम जब आपको पे करेंगे तो हम तो रुपये में ही पे करेंगे, तो हम आपको आज भी 1 लाख रुपया ही पे करेंगे। तो आज को हम चेक करेंगे भैया कितना, आप हमको $1250 इन्वेस्ट किए, अब हम आज देखेंगे डॉलर 90 रुपये का हो गया, तो हम आपको $1111 ही पे करेंगे वापस। तो इस हिसाब से समझिए कि आपको लॉस हो गया, ठीक है।
हाँ, तो आरबीआई का गाइडलाइन क्या है? $50 मिलियन के लिए, 50 मिलियन के लिए मिनिमम 3 साल का है, और 5 साल अगर $50 मिलियन से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और जो मसाला बॉन्ड से आएगा पैसा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, अफोर्डेबल हाउसिंग, इसमें ही यूज हो सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। इशू क्या है कि इसमें इन्वेस्टर के पास रिस्क है, तो हाई इंटरेस्ट रेट देना होगा, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट डिपेंड करेगा। इसके बाद रूपी इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, कि फॉरेनर जो है डायरेक्ट रूपी में ट्रेड कर सकता है, क्योंकि पेमेंट उसको रूपी में मिल रहा है, ठीक है। ये चीज मिल रहा है, ठीक है। तो ये फंडिंग टूल है, ये सिग्नलिंग टूल दैट इंडियन मार्केट इज स्टेबल, ठीक है। अ, ठीक है। आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर महाराजा बॉन्ड्स। तो महाराजा बॉन्ड्स क्या है? महाराजा बॉन्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टर से पैसा उठाने के लिए था। तो जो मसाला बॉन्ड है वो फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा उठाने के लिए था। महाराजा बॉन्ड जो है ये आपका, इसमें कोई करेंसी रिस्क नहीं है, ठीक है। आप इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर से ही पैसा उठाइएगा, आप इसके बदले में हाई क्वालिटी ट्रिपल ए रेटेड रूपी इंस्ट्रूमेंट दीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये सारा ही चीजें जो है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी ऑन कैपिटल अकाउंट साइड। इसको आप समझ के रखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझे ईसॉप के बारे में। तो ईसॉप क्या है? कि एम्प्लॉयज के लिए है कि सिक्योरिटीज वो खरीद सकता है ऑन द प्री डिटरमाइंड प्राइस आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है। ये ईसॉप हो गया। इसके बाद आपका पी रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इसका इसका पी रेशियो क्या दिखाता है? कि हाउ मच मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर योर 1 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। अगर हाई पी रेशियो है, इसका मतलब आपका हाई फ्यूचर ग्रोथ है, लो है मतलब आप अंडर वैल्यूड है, पहला चीज। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? आपका नेट इनकम क्या है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी कितना है, ठीक है। इसमें इससे क्या पता चलता है? हाउ वेल कंपनीज यूजेस ओनली द ओनर्स मनी, ठीक है। कि ओनर का पैसा कितना, मतलब नेट इनकम में आपका जो शेयर होल्डर इक्विटी है, जो ओनर्स है, उसका पैसा कितना यूज हो रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तीसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। सो आपको समझना होगा कि हाउ वेल कंपनी यूजेस ऑल द मनी अवेलेबल। तो आपका क्या होगा? इक्विटी बिफोर इनकम, इनकम इक्विटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, डेब्ट प्लस इक्विटी, ठीक है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो कंपनी इज यूजिंग डेब्ट टू बूस्ट रिटर्न, ठीक है। एक इबिडा होता है। इबिडा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है? इबिडा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। इग्नोर हाउ कंपनी इज फंडेड और इट्स टैक्स ब्रैकेट कंपेयर टू कंपनी ऑफ सेम इंडस्ट्री के लिए इबिडा यूज होता है, ठीक है। सेम इंडस्ट्री में दो कंपनी है। तो लेवरेज रेशियो क्या होता है? लेवरेज रेशियो इज बेसिकली नथिंग बट टोटल डेट कितना है डिवाइडेड बाय इबिडा, ठीक है। मतलब डेब्ट, डेब्ट बाय इक्विटी भी कर दोगे, या टोटल डेब्ट बाय इबिडा कर दोगे, तो ठीक है। तो quality of earning is more than the quantity. A higher return on equity driven by high leverage is a red flag for the banking sector. ठीक है। तो हाई लेवरेज से आप हाई रेट ऑफ रिटर्न कर लिए तो कोई बड़ा बात नहीं कर लिए, ठीक है। तो रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यही है। तो कि हाउ इफिशिएंटली ये कंपनी यूज दिस टोटल कैपिटल, यही है। तो अर्निंग बिफोर आपका इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आप टोटल कैपिटल, आप डेट इक्विटी से कितना पैसा उठाए हैं। तो टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, ये हो गया रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड रेट ऑन इक्विटी का क्या है फॉर्मूला? कि योर नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। इसके बाद समझते हैं डिप्रिसिएशन का और एमोर्टाइजेशन में क्या अंतर है। डिप्रिसिएशन होता है किसी टेंजिबल एसेट का, ठीक है। और इसका एसएलएम मेथड होता है, डब्ल्यूडीबी मेथड होता है। और एमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट का, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट का स्क्रैप वैल्यू होगा, इनटेंजिबल एसेट का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका एसएलएम और डब्ल्यूडीबी वैल्यू मेथड होगा, इसमें सिर्फ एसएलएम मेथड होगा, ठीक है। टैक्स शील्ड क्या है? टैक्स शील्ड हुआ कि पेपर लॉस।
इससे आपका होगा कि आपका कंपनी का टैक्सेबल इनकम घटेगा विदाउट एनी एक्चुअल कैश लिविंग द बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है। तो एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन क्या है? इनकरेज कंपनी टू बाई न्यू टूल। ठीक है, मान लो नेट लॉस 100 करोड़ का है, डिप्रिसिएशन 150 करोड़ का है। सो पहला केस क्या होगा कि आपका डिप्रिसिएशन 150 करोड़ का है और आपका नेट लॉस 100 करोड़ का है। तो 50 करोड़ पॉजिटिव है फॉर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, टू इंसेंटिवाइज ग्रीन इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, अलाउ कंपनीज टू रिट ऑफ 40 to 80% ऑफ कॉस्ट इन द वेरी फर्स्ट ईयर। ठीक है, if net profit and there is a huge depreciation, company has huge cash flow but decreases accounting profit, not give dividend। हम्म, तो दो चीज है जिसको समझना होगा। देर इज ए वन कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडी, एक कॉन्सेप्ट है एक्सिलरेटेड डिप्रिसिएशन का। तो सब्सिडी है कि वी कैन डायरेक्ट गिव द हैंडआउट टू द कंपनीज, तो फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट पे आ गया। तो एक्सिलरेटेड डिप्रिसिएशन क्या है कि हम लोग उसको आपको टैक्स डिफरल दे दिए कि भैया आप आज को हम लोग को कम टैक्स पे करो, बाद में टैक्स ज्यादा दे देना। ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 रुपये का सोलर पैनल आता है। ठीक है, तो उसका एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन रेट है 10 रुपया पर ईयर। ठीक है, तो अगर हमको सोलर कंपनीज में बूस्ट चाहिए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आप 4 साल का पहले में ही दिखा दीजिए, 40 आप पहले साल में दिखा दीजिए तो आपको प्रॉफिट घटेगा, आप कम टैक्स दीजिए। ठीक है, तो इसलिए एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन आया था। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर जो योजना था, मुफ्त बिजली योजना, उसमें ये चीज़ था कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना था। इसमें जो इनकम टैक्स था वो सील्ड वैल्यू यूज़ हो रहा था। अ, ये हाई अपफ्रंट जो कॉस्ट आएगा उसको सॉल्व कर रहा था, और इम्प्रूव्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पेबैक पीरियड, कैश फ्लो फॉर एक्सपेंशन, ये सब आ रहा था। ठीक है, 2012 में विंड सेक्टर क्रेश हो गया था ड्यू टू रिमूवल ऑफ एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन। ये भी आपको समझना होगा कि ये सब जो सेक्टर है एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन पे काम कर रहा है। ठीक है, तो दो चीज है कि जो डिप्रिसिएशन है ना, ये एक तरह से टैक्स शील्ड की तरह काम करता है। ये पेपर में आपका लॉस दिखाएगा ताकि आपका नेट टैक्सेबल इनकम है जो कम हो जाए। ठीक है, एक पॉलिसी टूल की तरह है ताकि लोग नए इनकरेज कंपनी टू बाय न्यू टूल। ठीक है, मान लो यू एडिट बैक टू नेट लॉस। ठीक है, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बाद लेट्स अंडरस्टैंड। हाँ, ये वाला ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है, नेट लॉस प्लस डिप्रिसिएशन लॉस। तो नेट लॉस जो होगा आपका माइनस में होगा, -100 करोड़, डिप्रिसिएशन लॉस पॉजिटिव में होगा। सो फॉर ऑपरेटिंग कैश फ्लो वी नीड टू ऐड द डिप्रिसिएशन बैक टू द नेट लॉस। ठीक है, एज डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, ये आपको समझना होगा। तो ये जो 100 करोड़ का लॉस है ये तो आपका माइनस में जाएगा, नेगेटिव वैल्यू है। और जो नॉन कैश एक्सपेंस है, depreciation and accounting entry that reduces the profit but does not involve any actual outflow of cash। तो ठीक है, ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। To find the real cash position you must add back this non cash expense to your net income loss। इसके बाद we will move towards the alpha and beta value। अगर क्या है, if you need to get full 100% of the allowed depreciation 40%, इफ यू नीड टू गेट फुल 100% ऑफ द अलाउड डिप्रिसिएशन, 40% तक आप ये कर सकते हैं। तो आपको 180 दिन, इफ़ यू यूज़ लेस देन 180 दिन तो आपको 20% से का डिप्रिसिएशन शो कर सकते हैं। अल्फा बीटा क्या है, स्कोर कार्ड है किसी इन्वेस्टमेंट का। तो अल्फा आपका स्किल वैल्यू को बताता है, बीटा आपका रिस्क को बताता है। तो बीटा वॉलेटिलिटी मिरर आपको समझना होगा कि हाउ मच स्टॉक और म्यूचुअल फंड विल रिएक्ट टू ओवरऑल मार्केट। ठीक है, मार्केट का बेसलाइन बीटा वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर हाई बीटा है, अगर किसी स्टॉक का 1.5 बीटा है, इसका मतलब है कि अगर निफ्टी 10% से बढ़ता है तो स्टॉक 15% से बढ़ेगा। अगर निफ्टी 10% से गिरेगा तो स्टॉक 15% से गिरेगा। ठीक है, अगर किसी का लो बीटा वैल्यू है 0.5, ठीक है, तो ये डिफेंसिव हो गया कि ओनली मूव्स हाफ एज मच मार्केट। जीरो बीटा हो गया यूजुअली कैश और गवर्नमेंट बॉन्ड, वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जीरो बीटा हो गया स्टॉक मार्केट पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाई बीटा वैल्यू हो गया कि जो ओवर
रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अल्फा हो गया मैनेजर मैजिक, कि भैया कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया बाय इन्वेस्टमेंट अबव द बेंचमार्क, ठीक है। ये फंड मैनेजर का स्किल पे है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि मार्केट 10% से बढ़ रहा है, तो बेसलाइन बीटा और अल्फा दोनों जीरो है, ठीक है। वाई अल्फा इज हार्डर टू फाइंड दिस डेज, क्योंकि मार्केट का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है। तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन 40% मार्केट, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिमेट्री है, ट्रांसपेरेंसी है। सो 60% ऑफ लार्ज कैप जो फंड मैनेजर है वो निफ्टी 50 को बीट करने में फेल हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो पैसिव ईटीएफ जो है वो कम चार्ज कर रहा है, एक्टिव फंड जो है ज़्यादा चार्ज करता है, उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। सो उनको बीट करने, मार्केट को बीट करने के लिए और ज़्यादा ये चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये साइन है मेच्योर इकोनॉमी का, ठीक है। बीटा ट्रेकिंग बढ़ गया है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो नेकेड शॉर्टिंग बैन है। शॉर्ट सेलिंग होता है कि आप आप लो पे बाई किए और हाई पे सेल कर दिए, ठीक है। शॉर्ट्स नॉर्मल होता है, आप लो पे बाई करते हैं, हाई पे सेल करते हैं। सेट सेल क्या होता है कि आप हाई पे सेल करते हैं और लो पे बाई करते हैं, ये शॉर्ट सेलिंग हुआ, ठीक है। तो तो इसमें इन्फिनाइट रिस्क है। एक स्टॉक इफ इट गोज टू जीरो, इफ इट गोज टू 500, ठीक है। अ, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि आप किसी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर से ही पैसा उठाएं, ठीक है। फास्टर है, चीपर है आईपीओ से। क्यूआईपी क्या है? ये टाइप ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट है यूज बाय लिस्टेड कंपनी, ठीक है। आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो कंपनीज है उससे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर से उठा रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड है, बैंक है, एफपीआई है, इससे उठा के, ठीक है। 2006 से पहले एडीआर जीडीआर ये सब प्रिवेलेंट था। अब क्यूआईपी है फॉर फंड रेजिंग फंड फ्रॉम द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग आउट हो रहा है, ठीक है। क्राउडिंग आउट ऑफ रिटेल इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ शॉर्ट सेलर। हाँ, कि जो आइडियल मार्केट है, तो आइडियल मार्केट में प्राइस ऑफ स्टॉक शुड रिफ्लेक्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो शॉर्ट सेलर है इसका भी काम है कि ये इंफॉर्मेशन, दे लुक फॉर फ्रॉड, बैड अकाउंटिंग और ओवर वैल्यूएशन, सो वो शॉर्ट सेल करेंगे टू इंक्रीज द सप्लाई, टू पुश द प्राइस टुवर्ड्स द रियल वैल्यू। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि शॉर्ट सेलर का भी मार्केट में काम है, आइडियल मार्केट में, कि जो कोई भी स्टॉक है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पर मान लीजिए कोई अपना वैल्यूएशन बढ़ा के रखा है, तो आपको पता है कि भैया ये गिरेगा, तो आप इसको सेल करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो इससे सप्लाई बढ़ेगा और जो उसका स्टॉक का प्राइस गिरेगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए। प्राइवेट प्लेसमेंट समझ गए, क्यूआईपी समझ गए, अल्फा बीटा समझ गए। ठीक है, काफ़ी है। सो